हमने गुलाम वंश पूरा पढ़ लिया है और आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। और खिलजी वंश के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उनका एक परिचय क्या था। खिलजी कौन थे, कहाँ से आए थे, और ये तुर्क थे या अफगान थे, या फिर ये जो खिलजी वंश की स्थापना हुई थी इसको खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है, हम उस पर बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं परिचय पे, और परिचय में जो चीज हमें जाननी है वो ये जाननी है कि खिलजी आखिर थे कौन। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं लिखता हूं। अब बात की जाए खिलजी की, तो खिलजी मूल रूप से अब बात की जाए खिलजी की, तो खिलजी मूल रूप से अफगान से आए थे भारत में। यानी कि जब भारत में खिलजियों का आना प्रारंभ होता है उस समय ये अफगान से आए थे। तो इसलिए जो बर्नी है, बर्नी अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में खिलजियों को अफगानी कहता है। लेकिन खिलजी क्या अफगानी थे? तो इसका जवाब है कि नहीं, खिलजी अफगानी नहीं थे, खिलजी तुर्क थे। अब ऐसा है ना कि भारत भारत से इस साइड में अफगानिस्तान और उससे ऊपर है तुर्क, जहां पर वो जितने भी जो तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, जो मध्य एशिया का क्षेत्र है जहां पे तुर्क रहते थे। तो खिलजी जो थे वो तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक तुर्क थे। लेकिन ये निम्न स्तर के तुर्क थे, यानी कि तुर्कों में भी विभिन्न श्रेणियां होती है। जो सबसे उच्च स्तर के होता है, कोई निम्न निम्न स्तर का होता है। ये जो खिलजी थे ये तुर्कों में निम्न स्तर के तुर्क थे। तो इनके साथ में वहां पर, या जहां पर तुर्क रहते थे वहां पर इनके साथ में अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता था। तो फिर ये परेशान होके थोड़ा नीचे आ जाता है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। फिर ये अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा समय तक रहते हैं, और इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा समय तक रहने के कारण उनकी जो हालचाल होती है, उनका जो पहनावा होता है, उनका जो बोलने का तरीका होता है, उनका जो रहने का तरीका होता है, वो पूरा का पूरा अफगानियों जैसा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि खिलजी अफगानी थे। खिलजी अफगानी नहीं थे, वो तुर्क थे। तुर्कों में भी निम्न श्रेणी के तुर्क थे। फिर ये आ जाते हैं अफगानिस्तान में। जब अफगानिस्तान में लंबे समय तक रहते हैं तो इनका जो पूरा पहनावा है, चाल चलन है, उनके बोलने का तरीका, खाने पीने, सब सब पूरा का पूरा जो उनकी जो संस्कृति होती है वो अफगानियों जैसी हो जाती है, क्योंकि उस क्षेत्र में रहने के कारण उस संस्कृति का प्रभाव उन पर पड़ता है। तो ये आते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक नदी बहती है जिसका नाम है हेलमंड नदी। हेलमंड नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं खल्ज प्रदेश, और इसी क्षेत्र में आके वो बसते हैं। और खल्ज प्रदेश में रहने के कारण इनको खिलजी कहा जाता है। तो आपको कौन कौन सी बात याद रखनी है? पहली चीज, ये कौन थे? तो ये तुर्क थे। कैसे तुर्क थे? निम्न स्तर के तुर्क थे। कहाँ गए थे? तो ये गए थे अफगानिस्तान में। क्यों गए थे? क्योंकि उनके साथ में वहां पर अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उनको ज्यादा उतनी अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिल रही थी। फिर ये कहाँ पे आते हैं? अफगानिस्तान में आते हैं। कौन से क्षेत्र में आते हैं? हेलमंड नदी क्षेत्र के खल्ज प्रदेश में आके रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है खिलजी। उनका पूरा का पूरा पहनावा इस लंबे क्षेत्र में रहने के कारण उनकी पूरी पूरी संस्कृति कैसी हो जाती है? तो अफगानियों के समान हो जाती है। और इसी कंफ्यूजन को लिखा है बर्नी ने। बर्नी को यही कंफ्यूजन हुई जब उन्होंने देखा खिलजियों को, तो उनका पूरा का पूरा जो चाल चलन और पहनावा था, उनकी पूरी पूरी संस्कृति अफगानियों जैसी थी। इसीलिए बर्नी अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में लिखता है कि जो खिलजी थे वो अफगानी थे, बट ऐसा नहीं था, खिलजी अफगानी नहीं थे। दूसरा स्टेटमेंट आता है निजामुद्दीन अहमद का। वो कहते हैं कि जो ये खिलजी थे वो चंगेज खां के पुत्र कुलीज खां की संतान थे। ये भी निराधार है, इसका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमें याद रखना होता है, कोई भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो फिर हमें जानकारी कहां से मिलती है कि ये जो थे वो तुर्क थे? तो एक इतिहासकार है, उनका नाम है फखरुद्दीन। फखरुद्दीन की पुस्तक है तारीख फखरुद्दीन मुबारक शाही। उसमें वो लिखते हैं कि ये मूल रूप से तुर्क थे, और तुर्कों की जो 64 श्रेणियां हैं उन्हीं में से एक तुर्क थे। और उसके बाद में ये आते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हेलमंड नदी क्षेत्र में आते हैं, वहां पर खल्ज प्रदेश में निवास करते हैं। खल्ज प्रदेश में निवास करने के कारण इनको खिलजी कहा जाता है। और अफगानिस्तान क्षेत्र में लंबे समय तक रहने के कारण इनकी पूरी संस्कृति भी अफगानियों जैसी हो जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने पहले आपको बताई है, और उसके बाद में मैं अब यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूं ताकि आपको पता भी रहे बाद में जब आप नोट्स बनाओ या फिर क्लास देखो। तो परिचय में हमें जो सबसे पहली चीज है वो क्या देखनी है? तो हमें ये देखनी है कि खिलजी कौन थे। खिलजी कौन थे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिचय को हमें अच्छे से समझना जरूरी है ताकि हमें आगे जो हमें पढ़ना है उसकी पृष्ठभूमि समझ में आए। तो पहले बात करते हैं हम परिचय में, खिलजी कौन
थे, है नहीं, कौन थे, अभी तो सुर सिधार गए हैं, कौन थे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, कौन थे ये, तो पहले लिखते हैं हम स्टेटमेंट एक, बर्नी का। बर्नी क्या कहता है, बर्नी कहता है कि ये थे अफगानी, ये अफगानी थे। मतलब बर्नी के कहने का तात्पर्य ये है कि ये तुर्क नहीं थे, ये अफगानी थे। ओके। उसके बाद में एक और स्टेटमेंट निजामुद्दीन अहमद का। निजामुद्दीन अहमद तो मतलब अलग ही बात करते हैं। चलो बर्नी ने एटलीस्ट हो सकता है कि उसने देखा कि अफगानियों जैसा पूरा का पूरा पहनावा है, चाल चलन है, तो इसको कंफ्यूजन हो गई। निजामुद्दीन तो मतलब अलग ही लेवल पे चले गए। इन्होंने कहा कि ये चंगेज खां जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं इल्तुतमिश में, चंगेज खां का एक पुत्र था, के पुत्र, उस पुत्र का नाम था कुलीज खां, कुलीज खां, और उसकी संतान थे ये खिलजी। तो चंगेज खां के पुत्र कुलीज खां की संतान। अब ये निजामुद्दीन अहमद ने किस आधार पर कहा है वो तो निजामुद्दीन अहमद ही जाने, बट बात ये है कि इस चीज का कोई सेंस नहीं है, कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है। फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फखरुद्दीन। ये फखरुद्दीन ही वो थे जिन्होंने ये कहा कि ये तुर्क हैं, ना कि ये अफगानी है, और ना ही ये कोई चंगेज खां के पुत्र की संतान है। ये कौन है, ये तुर्क है। फखरुद्दीन अपनी पुस्तक में लिखते हैं, पुस्तक का नाम क्या है, तो तारिख तारिख ए फखरुद्दीन, तारिख ए फखरुद्दीन ए मुबारक शाही, तारिख ए फखरुद्दीन ए मुबारक शाही। ये इसमें लिखते हैं कि ये कौन थे, तो ये कहते हैं कि ये जो थे ये थे तुर्क, ये तुर्क थे। और तुर्कों में भी कैसे थे, तो ये निम्न श्रेणी के तुर्क थे। हर एक चीज की कुछ ना कुछ श्रेणियां होती है, जातियों में, वर्ग में, हर एक स्तर होता है, एक श्रेणी होती है। वैसे ही तुर्कों की जो 64 श्रेणियां होती है, उसमें से ये जो थे खिलजी वो निम्न श्रेणी के तुर्क थे। तो निम्न श्रेणी के तुर्क थे, ठीक है। ये इसने इन्होंने कहा है फखरुद्दीन ने। बर्नी क्या कहता है, बर्नी कहता है कि ये अफगानी थे, जो कि मैंने आपको बताया क्यों कहा। फिर निजामुद्दीन अहमद कहता है कि चंगेज खां के पुत्र कुलीज खां की संतान थे, इसका कोई सेंस नहीं है। फखरुद्दीन अपनी पुस्तक तारीख ए फखरुद्दीन ए मुबारक शाही में लिखते हैं कि ये तुर्क थे, और ये इसी के आधार पर हम इनको तुर्क मानते हैं। और ये बात सत्य है कि जो खिलजी थे वो तुर्क ही थे, ना वो अफगानी थे और ना वो कुछ और थे, वो तुर्क ही थे। अब ठीक है। पूरे सल्तनत काल में अगर बात की जाए ना कि कौन सा एक ऐसा वंश था जो सबसे कम समय तक शासन करता है, तो वो खिलजी वंश ही है। खिलजी वंश शुरू होता है 1290 से, खत्म होता है 1320 में, सिर्फ 30 साल शासन करता है। तो न्यूनतम अवधि तक शासन करने वाला वंश कौन सा है सल्तनत काल में, तो वो खिलजी वंश है। वो कहाँ पे लिखे, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं ताकि बाद में ये छूटे ना। यहीं पर लिख लेता हूं मैं, खिलजी राजवंश, खिलजी राजवंश, खिलजी राजवंश सबसे सबसे कम कम अवधि अवधि तक शासन शासन करने शासन करने वाला वंश है, ठीक है, वंश है। कहां पे, तो सल्तनत काल का, है ना, सल्तनत काल का। बस, यानी कि हम जब सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ते हैं जिसको मामलूक वंश भी कहते हैं, फिर हम खिलजी वंश पढ़ते हैं, उसके बाद में हम तुगलक वंश पढ़ते हैं, फिर सैयद पढ़ते हैं, फिर लोदी पढ़ते हैं। इन 5 राजवंशों में सबसे कम अवधि तक किसने शासन किया है, तो वो क्या है, खिलजी ने। सिर्फ 30 वर्ष तक ही खिलजी राजवंश चलता है, उसके बाद में तुगलक वंश आ जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इसमें एक पॉइंट है ना, यहाँ पे जो हमें हमारे लिए लिखना जरूरी है वो लिख लेते हैं कि ये कहाँ से कैसे आए थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लेकिन एक बार वापस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको वो एक बेसिक आइडिया मिल जाए चीजों का। क्या लिखना है हमें, क्या समझना है। ये थे
तुर्क, ठीक है। तुर्कों में कैसे थे, मैंने बोला निम्न श्रेणी के, निम्न श्रेणी के। अब आपको पता है कि अगर आपकी हैसियत, अगर आपकी पदवी किसी जगह पर अगर कम है दूसरे लोगों से, तो सीधी सी बात है वहां पर इतनी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है ग्रो करने की, यानी कि आपको उतने अवसर नहीं मिलने वाले हैं कि आप उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर सको। यही हुआ खिलजी के साथ में। खिलजी निम्न श्रेणी के तुर्क थे, तो उनको उस स्थान पर इतनी ज्यादा अवसर नहीं मिल रहे थे, तो फिर ये कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है अफगानिस्तान में, कि चलो वहां पे जाते हैं, वहां पे जाके हमें कुछ अवसर मिल सकते हैं, ठीक है, निम्न श्रेणी के। फिर यहां से ये कहाँ आते हैं, अफगानिस्तान में आते हैं। कहाँ आते हैं, अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में आ गए। और अफगानिस्तान में भी कहां पर आए, तो ये याद रखना है, हेलमंड नदी। कौन सी नदी, हेलमंड, हेलमंड नदी, नदी क्षेत्र, क्षेत्र के खल्ज प्रदेश में। कौन से प्रदेश में, खल्ज प्रदेश में, यहीं पे लिख लेता हूं, खल्ज प्रदेश में, ठीक है, खल्ज प्रदेश। और इसी खल्ज प्रदेश में रहने के कारण इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है खिलजी। ये बात भी आपको याद रखनी है, मैं लिख लेता हूं ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाए। मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, है ना, इसीलिए, इसीलिए खिलजी, खिलजी कहलाए, इसलिए खिलजी, इसलिए खिलजी। आप समझ जाओगे, मैंने आपको बता दिया है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। बस। तो हमने परिचय में पहला पॉइंट देखा, जिसमें हमने ये देखा कि खिलजी कौन थे। तो बर्नी कहता है कि ये अफगानी थे, निजामुद्दीन अहमद कहते हैं कि ये चंगेज खां के पुत्र कुलिच खां के संतान थे। लेकिन ये दोनों ही जो चीजें हैं, ये दोनों ही जो तथ्य है, वो सत्य नहीं है। ना ये अफगानी थे, ना ये चंगेज खां के वंशज थे। ये जो थे, ये थे तुर्क थे। तुर्कों में भी कैसे तुर्क थे, तो ये निम्न श्रेणी के तुर्क थे। उसके बाद में जब उनको वहां पर अवसर नहीं मिलते हैं, तो परेशान होकर ये कहाँ आ जाते हैं, अफगानिस्तान में आ जाते हैं। अफगानिस्तान के हेलमंड नदी क्षेत्र के वहां पर आते हैं और वहां पर खल्ज प्रदेश में रहते हैं। खल्ज प्रदेश में रहने के कारण इनको कहा, क्या नाम दिया गया, खिलजी नाम दिया गया। तो बेसिकली बात यह है कि ये तुर्क थे, ये अफगानी नहीं थे। लेकिन स्टेटमेंट याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से खिलजियों को अफगानी किसने कहा है, या फिर चंगेज खां के पुत्र कुलिच खां की संतान किसने कहा है, तो उसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। और खिलजी राजवंश सबसे कम शासन करने वाला सल्तनत काल का राजवंश है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट जो है वो हमने देख लिया है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। परिचय में अभी चल रहे हैं हम, परिचय में ये जो था हमारा पहला, बस। और दूसरे, अब जब ये खिलजी राजवंश की स्थापना होती है, तो इसको एक नाम दिया जाता है, खिलजी क्रांति। क्या कहा जाता है, खिलजी क्रांति। और ये जो कहने वाले थे खिलजी क्रांति, ये कहा था आर.पी. त्रिपाठी ने। एक प्रोफेसर हुए हैं जिनका क्या नाम है, आर.पी. त्रिपाठी। तो इन्हीं आर.पी. त्रिपाठी ने ये नाम दिया है खिलजी को, कि जब खिलजी राजवंश की स्थापना होती है तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं इससे पहले के राजवंश में, यानी कि इससे पहले जो गुलाम राजवंश था उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो खिलजियों ने बदली। और आपको पता है कि जब भी किसी चीज में कुछ परिवर्तन होते हैं, आमूलचूल परिवर्तन होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। तो आर.पी. त्रिपाठी ने इसी आधार पर खिलजी राजवंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा है। क्यों कहा है, हम आगे देखते हैं। तो पहली बात, खिलजी क्रांति, आर.पी. त्रिपाठी ने यह शब्द दिया, ठीक है। अब क्यों दिया ये शब्द, तो उसके दो बहुत ही बड़े रीजन है, वो आपको याद रखना है। हमने जब सल्तनत काल में गुलाम राजवंश को पढ़ा था, तो उसमें हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि कैसे जो राजनीति थी वो धर्म के द्वारा संचालित हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा के पूरा धर्म के द्वारा ही संचालित हो रही थी, लेकिन धर्म का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप गुलाम वंश में रहा है। किसी ने भी धर्म के इतर जाके कुछ नहीं किया, और हर एक जो निर्णय होता था वो कहीं ना कहीं धर्म से प्रभावित होता था हमने। और दूसरी बात, हमने बलबन में पढ़ा कि कैसे बलबन ने तुर्की नस्लीकरण पे बल दिया था, यानी कि जो उच्च तुर्क थे, जो कुलीन तुर्क थे, उनको अपने प्रशासन में शामिल किया, और जो निम्न तुर्क थे या फिर जो धर्मांतरित मुसलमान थे, जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए थे या फिर जो हिंदू थे, उसको बलबन ने अपने राज्य में, अपने प्रशासन में किसी भी प्रकार का स्थान नहीं दिया। ये दो चीजें, राजनीति का धर्म के द्वारा संचालित होना और प्रशासन में
कुलीन लोगों को ही शामिल करना। ये दो किसकी विशेषताएं थी? ये थी गुलाम वंश की विशेषता। इसको किसने चेंज किया? खिलजियों ने चेंज किया। खिलजी राजवंश सल्तनत काल का वो पहला राजवंश था जिसने राजनीति और धर्म को अलग अलग किया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात पढ़ते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ये कहता है, कोतवाल फखरुद्दीन को ये बात करता है, वो ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि कयामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा, और मुझे नहीं पता कि शरीयत क्या कहता है, मुझे बस ये पता है कि मेरे राज्य के लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो एक तरीके से खिलजियों जितने भी थे, जलालुद्दीन हो गया या फिर अलाउद्दीन, सबसे बड़ा तो महत्वपूर्ण शासक इसमें अलाउद्दीन ही है, उन्होंने धर्म को अलग रखा, उन्होंने राजनीति को अलग रखा। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, इन्होंने अपने प्रशासन में सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया। ऐसा नहीं था कि कुलीन वर्ग के लोगों को ही शामिल किया, नहीं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर एक व्यक्ति को, यहां तक कि हिंदुओं को भी, हर एक वर्ग के, हर एक श्रेणी के व्यक्तियों को अपने प्रशासन में स्थान दिया, बशर्ते कि वो इंसान उस पोजीशन के काबिल होना चाहिए। यानी कि अब कुलीनता नहीं, अब ये आधार बन गया था राजनीति में शामिल होने का कि आपके अंदर योग्यता कितनी है। अगर आप योग्य हो, फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको प्रशासन में जगह मिलेगी। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं खिलजी राजवंश में। इसीलिए आरपी त्रिपाठी ने इसको, खिलजी राजवंश की स्थापना को क्या कहा है? खिलजी क्रांति। ये दो बातें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। अब आरपी त्रिपाठी ने ये शब्द दिया, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्यों दिया, रीजन क्या थे देने के, ठीक है। तो उसके जो दो रीजन थे वो मैंने आपको भी बताया और मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। पहला पहला रीजन ये था कि खिलजियों ने खिलजी खिलजियों ने खिलजियों ने धर्म व राजनीति धर्म व राजनीति को पृथक पृथक किया। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इन्होंने क्या किया? प्रशासन में योग्यता को आधार बनाया। प्रशासन में आधार किसको बनाया? योग्यता को। प्रशासन में योग्यता को आधार बनाया, ठीक है। पहले क्या था? तो पहले था कुलीनता। अभी क्या हो गई? योग्यता। कुलीनता पहले, ठीक है। हाँ, तो खिलजियों ने धर्म व राजनीति को पृथक किया, प्रशासन में योग्यता को आधार बनाया, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रांति कहा जाता है, क्योंकि प्रशासन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया? खिलजी क्रांति। किसने कहा? आरपी त्रिपाठी। तो आपको यह भी याद रखना है कि खिलजी क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था? आरपी त्रिपाठी ने दिया था। क्यों दिया था? उसके रीजंस क्या क्या थे? क्योंकि जो सबसे पहले खिलजियों ने ही धर्म व राजनीति को पृथक किया और प्रशासन में आधार किसको बनाया? योग्यता को आधार बढ़ाया। तो ये दो हो गए हमारे परिचय, जिसमें हमने देखा कि खिलजी कौन थे और खिलजी क्रांति इसका अर्थ क्या है। अब हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं जो शासक है जलालुद्दीन खिलजी को, जिसको हमने पिछली कक्षा में सुल्तान बना दिया था, उसी से बात शुरुआत करते हैं। यहीं पर मैं हेडिंग दे देता हूं, अलग से लिखने की जरूरत है नहीं। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये है पहले शासक खिलजी राजवंश के, और इनकी जो अवधि है वो कितनी है? 1290 से 96। 1296 में इसका भतीजा, जो कि इसका दामाद भी था, अली गुरसास्प इसकी हत्या कर देता है, और उसके बाद में अलाउद्दीन के नाम से शासक बनता है, जिसके बारे में हमने सबने सुनाई है, पढ़ाई है। पद्मावत मूवी तो आई होप कि सबने देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो एटलीस्ट जानते तो होंगे कि अलाउद्दीन कौन था कौन नहीं था। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अब इसके बारे में क्या बात करें? सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है कि ये सल्तनत काल का सबसे वृद्ध सुल्तान था। जब ये शासन सत्ता पर बैठा तो इसकी उम्र 70 साल थी। बताओ, लोग इस उम्र में संन्यास धारण करते हैं। इन भाई साहब को मौज मस्ती करनी थी, शासक बनना था, सुल्तान बनना था।
तो जो भी था, पर बात यह है कि सबसे वृद्ध सुल्तान कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी, उम्र 70 साल। 70 साल में ये शासक बनता है। आप देखोगे जिसने 70 साल अपनी जिंदगी के गुजार दिए हो, जिसके अंदर वो अभी जो एक युवा होता है, युवा के अंदर एक क्रांति का, एक जोश का, वो सब गुण एक युवा में पाए जाते हैं, लेकिन ये इंसान युवा नहीं था, इसकी उम्र 70 साल हो चुकी थी। तो ऐसे में ये धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसा जोर देता होगा, या फिर उदार रहा होगा। तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, भले ही धर्म पे इतना ज्यादा जोर दिया है नहीं था, लेकिन ये काफी उदार शासक था। इसने अपने शासनकाल में क्रूरता नहीं बरती है। क्यों नहीं बरती, तो इसका रीजन यही दे सकते हैं कि इसकी उम्र 70 साल हो चुकी थी, बहुत ज्यादा जिंदगी इसने देख ली थी। इसको लगा कि अब मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है, और जब मैं अल्लाह के पास जाऊं तो मैं नहीं चाहता कि मैं किन्हीं अपने मुसलमान भाइयों का मैं रक्त बहाऊं। और दूसरा, क्योंकि ये हत्या करके बना था शासक, जो हमने पढ़ा क्यों की हत्या करके शासक बना था, तो ये दूसरी और अमीरों को, इन सबको, उलेमाओं को, इन सबको नाराज भी नहीं करना चाहता था। उसको पता था कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी सत्ता को भी हड़पा जा सकता है। तो दो रीजन, एक तो इसकी उम्र बहुत ज्यादा थी इसीलिए, और दूसरा क्योंकि इसके ऊपर राजहत्या का भी आरोप था, तो ये नहीं चाहता था कि लोग मेरे अगेंस्ट हो, इसीलिए इसने 6 साल में बहुत ही उदारता पूर्वक शासन किया। उदार शासक था, लेकिन ये उदारता इसकी महंगी पड़ गई। उदार शासक था लेकिन अच्छा प्रशासक नहीं बन पाया ये। इसी उदारता के कारण इसकी हत्या होती है, इसकी मृत्यु होती है। क्या होती है, कैसे होती है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कुछ जलालुद्दीन खिलजी के पॉइंट के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है, सबसे सल्तनत काल का सबसे वृहद सुल्तान, सल्तनत काल का सबसे सबसे वृद्ध सुल्तान, ठीक है, वृद्ध सुल्तान तो कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी, जिसका हमने नाम क्या पढ़ा था, मलिक फिरोज खिलजी। ये जलालुद्दीन की उपाधि के साथ में सुल्तान बनता है। तो ये सल्तनत काल का सबसे वृहद सुल्तान था। उम्र की बात की जाए तो 70 वर्ष का सुल्तान, काफी बड़े थे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक है, उदार शासक, ठीक है। शासक कैसा था, उदार शासक एवं उदार शासक एवं शासन में नरमी बरती। नरमी यानी कि इसने बहुत ही ऐसे नरमाई से शासन किया। शासन में नरमी का समावेश, कैसे हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा उदार शासक था, ठीक है, बाद में। तीसरा पॉइंट, यह अच्छा प्रशासक नहीं था, ठीक है। यानी कि अगर आप एक सुल्तान हो, अगर आपको शासन करना है, तो आप हर जगह पे अपनी उदारता नहीं दिखा सकते हो। भले आपकी उम्र ज्यादा है, या भले आपको ये खतरा है कि मेरी कोई हत्या कर देगा, लेकिन अगर आप ज्यादा उदारता दिखाओगे तो आप शासक नहीं बन सकते हो। आपका आज नहीं तो कल सत्ता में जो स्थान है वो कोई और ले ही लेगा। तो यही था कि ये भले ही उदार शासक था, लेकिन अच्छा प्रशासक नहीं बन पाया। तो ये अच्छा प्रशासक नहीं था, वो भी हम आगे समझेंगे कि कैसे नहीं था। ये अच्छा प्रशासक नहीं था, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट है वो हमको याद रखने हैं कि जलालुद्दीन खिलजी सल्तनत काल का सबसे वृहद सुल्तान था, उदार शासक एवं शासन में नरमी का समावेश किया, और ये अच्छा प्रशासक नहीं था। दूसरी बात, ये कब राज्याभिषेक कहाँ होता है इसका, तो ये हमें याद रखना है 20 जून 1290 को एक जगह है दिल्ली में, जिसको उस समय कहा जाता था किलो खरी के दुर्ग में, या फिर किले में लिख सकते हैं, किलो खरी के किले में राज्याभिषेक इसका होता है, ठीक है। तो ये शासक कब बनता है, 20 जून 1290 को। कहां पे, किलो खरी के राजमहल में लिखते हैं, किला थोड़ा सही नहीं लग रहा है, किलो खरी के राजमहल में राज्याभिषेक होता है इसका, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, 20 जून 1290 को किलो खरी के राजमहल में ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। दूसरा, इसने बहुत ही उदारता पूर्वक शासन किया।
और इस ये अच्छा प्रशासक नहीं था। और दूसरी तरफ इसने सबसे वृहद सुल्तान था, सल्तनत काल का सबसे वृहद सुल्तान भी यही था। ठीक है, राजमहल में राज्याभिषेक। तो ये एक बेसिक परिचय था जलालुद्दीन खिलजी का। अब बात करते हैं इसकी जो प्रशासन की विशेषताएं क्या थी, हम उस पर बात करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे समझना है ना, वो क्या है कि इसके प्रशासन की विशेषताएं। प्रशासन यानी कि किस तरीके से इसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। प्रशासन की विशेषताएं, विशेषताएं यानी कि इसने प्रशासन में क्या क्या कुछ किया, क्या क्या चीजें की। तो सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि जलालुद्दीन जो खिलजी है वो बहुत ही ज्यादा उम्र में सुल्तान बनता है, वृद्ध सुल्तान बनता है, इसलिए उसने अपने शासन में नरमी बरती। और दूसरा, उसको ये भी डर था कि कहीं मेरी सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया ना जाए, क्योंकि मैंने गुलाम राजवंश के सबसे अंतिम जो शासक था क्यूमस, उसकी हत्या करके मैंने एक तरीके से सत्ता को छीना है। तो उसको ये दोनों डर थे, इसके कारण इसने अपने प्रशासन में उन लोगों को भी शामिल किया जो कि बीच में पढ़ाते पढ़ाते ही एक साथ ही इलेक्ट्रिसिटी चली गई। और क्योंकि बारिश और आंधी का मौसम था तो फिर नाइट में बहुत ही लेट आई, तो फिर बहुत लेट भी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये जो क्लास बाकी रही है ना, ये फिर मैं बाद में ही शूट करूंगा। तो बस यही है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, शूट हो नहीं पाया, तो अभी ये क्लास है पूरी कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे जलालुद्दीन खिलजी की नीतियों के बारे में, जिसमें हमने शुरू किया था प्रशासनिक नीति। और प्रशासनिक नीति में हमने ये पढ़ा था और मैंने आपको ये बोला था कि इसने अपने प्रशासन में तुष्टीकरण और संतुलन की नीति अपनाई। कैसे? क्योंकि ये हत्या करके सुल्तान बना था, तो इसको डर था कि अगर मैंने अमीर जो वर्ग है उसको खुश नहीं किया तो वो कभी भी मेरा तख्ता पलट कर सकते हैं। दूसरी तरफ उसको ये भी भय था कि अगर सारे पद अमीरों को ही दे दिए तो जो मेरे राज परिवार के लोग हैं उनका मुझे जो सहयोग है वो मिल नहीं पाएगा। तो इसने क्या किया, इसने दोनों चीजें की। इसने पहली तो की तुष्टिकरण, तुष्टिकरण कैसा, अमीरों का, अमीरों को भी इसने ठीक ठाक बड़े पद दिए। दूसरा संतुलन, संतुलन कैसे कि इसने अपने राज परिवार के लोगों को भी पद दिए, जिससे कि दोनों चीजें बैलेंस में रहे, अमीर लोग भी नाराज ना हो और जो घर परिवार के लोग हैं वो भी नाराज ना हो। तो जलालुद्दीन खिलजी की जो प्रशासनिक नीति है वो कैसी नीति है, तो उसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है, तुष्टिकरण साथ ही साथ में संतुलन की नीति। तो बस ये प्रशासन में ये लिख के फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बात याद रखनी है अपने को कि संतुलन, संतुलन, संतुलन यानी कि बैलेंस बना के रखना। बैलेंस कैसे बना के रखा, संतुलन एवं तुष्टिकरण, तुष्टिकरण की नीति। ये बात आपको याद रखनी है कि जलालुद्दीन खिलजी की जो प्रशासनिक नीति है वो कैसी थी, तो संतुलन की थी और तुष्टिकरण की थी। अब कैसे, तो इसको हम समझते हैं इस तरीके से। अब संतुलन में मतलब कि अपने घर परिवार के लोगों को, जो राज परिवार, इसका खुद का जो परिवार था, उसके लोगों को जब इसने पद दिए तो उसने बैलेंस स्थापित किया। कैसे स्थापित किया, तो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इसके एक बड़े पुत्र की बात करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे इसके जो मध्यम पुत्र है उसकी, और फिर बात करेंगे एक और जो कि इसका भतीजा है। तो पुत्र और भतीजे, सीधी सी बात है, घर परिवार के जो सदस्य है वही हुए ना, बाकी तो हो नहीं सकते। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, एक इसका पुत्र था जिसका नाम था अरकली खां। ठीक है, और एक जिसको हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। अरकली खां इसका मध्यम पुत्र था, यानी कि दूसरा वाला पुत्र। इसको प्रशासन में, प्रशासन में बड़ा पद दिया। अभी तक वो कोई ऐसा पद नहीं था कि हम उसको याद रखें, लेकिन हाँ, प्रशासन में एक ऐसे स्थान पे इसको जगह दी थी जो कि सम्मानजनक था। ठीक है, बड़ा पद दिया। और जो अलाउद्दीन था इसको इसने बनाया था अमीर, अमीर ए
तुजुक। हम्म? ये बड़ा पुत्र था, उसका नाम था इख्तियार उद्दीन। इख्तियार उद्दीन। इसको इसने उपाधि दी थी खान ए खाना की। खान ए खाना। ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नाम हमें मिलता है इख्तियारुद्दीन, उसको इसने खाने खाना का पद दिया, खाने खाना की उपाधि दी और साथ में एक पद दिया। इसका जो मध्यम पुत्र था, जिसका नाम था अरकली खां को भी इसने ठीक ठाक सेना में एक पद दिया था। सेनापति का पद नहीं था, लेकिन ये भी एक तरीके से इसके पास में बड़ी सेना थी। और भले ही इसके पास में ऑफिशियली सेनापति का पद नहीं था, लेकिन अनऑफिशियली भी इसके पास में बहुत ज्यादा पावर थी। इसको भी अच्छा खासा पद दिया गया, और जो अलाउद्दीन था उसको अमीर ए तुजुक का पद दिया था। ये अलाउद्दीन हमारे वही है जो आगे, अभी इसका नाम ना कुछ और था, अलाउद्दीन तो बाद में होगा इसका नाम। उस समय क्या नाम था इसका? अली गुरसास्प। अली गुरसास्प। उस समय इसका नाम था अली गुरसास्प। ठीक है। अब बात करते हैं तुष्टिकरण की नीति के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसके समय जो नायब था, नायब कौन था? हम पढ़ते आ रहे कि नायब का पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो जो नायब था उसका नाम था अहमद चप। अहमद चप। अब ये तो नाम आपको याद ही करने, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। कभी भी पूछ सकते हैं ऐसे कि प्रशासन में जो वजीर था वो कौन था, नायब था वो कौन था, तो फिर हमारे लिए वो थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। दूसरा जो था, इसमें आते फिर वजीर कौन था। तो वजीर जो था वो पहले से ही चला आ रहा था, इसका नाम था ख्वाजा खातिर। ख्वाजा खातिर। और ख्वाजा खातिर के बारे में एक बात हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये सल्तनत काल का सबसे सर्वाधिक समय तक रहने वाला वजीर है। सर्वाधिक सर्वाधिक समय समय तक रहने रहने वाला वजीर। ठीक है। कौन से काल में? सल्तनत काल में। कोष्टक में सल्तनत। ठीक है। नायब हो गया, वजीर हो गया। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, जिसमें हम देख लेते हैं कि उस समय जो आरिज ए मुमालिक था, यानी कि जो मुख्य सेनापति था, वो कौन था? आरिज ए मुमालिक। तो उस समय जो आरिज ए मुमालिक था, उसका नाम हमें मिलता है मलिक खामोश। मलिक खामोश। और इसमें एक और ये देख लेते हैं पद था कोतवाल का, जो कि हमने पढ़ा भी है पहले, कोतवाल, जिसका नाम हमें फखरुद्दीन मिलता है। कोतवाल। और कोतवाल कौन था? कोतवाल, तो कोतवाल का नाम था फखरुद्दीन। फखरुद्दीन। ठीक है। तो हमने ये देखा सबसे पहले कि खिलजी राजवंश में जो सबसे पहली बात देखी कि ये खिलजी थे कौन। तो बर्नी कहता है कि ये अफगानी थे। निजामुद्दीन अहमद कहता है कि ये चंगेज खां के पुत्र कुलीज खां की संतान थे। फखरुद्दीन फिरोज शाह मुबारक शाही में कहता है कि ये तुर्क थे और निम्न श्रेणी के तुर्क थे। और जो भी था मैंने आपको अच्छे से बताया कि फिर ये अफगानिस्तान आते हैं, हेलमंड नदी क्षेत्र के खल्ज प्रदेश में रहते हैं, इसलिए इनको खिलजी कहा जाता है। और क्योंकि इससे पहले और बाद में कुछ परिवर्तन होते हैं, तो इसलिए इसको खिलजी क्रांति भी नाम दिया जाता है। क्या क्या परिवर्तन होता है वो मैंने आपको बता दिया। फिर जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं तो सल्तनत काल का सबसे वृद्ध सुल्तान है, उदार शासक एवं शासन में नरमी का समावेश करता है। ये अच्छा प्रशासक नहीं था, और इसकी जो प्रशासनिक नीति थी उसमें संतुलन एवं तुष्टिकरण की नीति थी, जिसमें उसने अपने परिवार के लोगों को, साथ ही साथ में अमीरों को बड़े बड़े पद दिए। और इसका जो राज्याभिषेक होता है वो होता है 20 जून 1290 को किलो खरी के राजमहल में। ठीक है। तो आप ये देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं मिटाता हूं इसको। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। अब हम बात करते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के काल में प्रमुख अभियान कौन कौन से हुए थे। उन अभियानों के बारे में हम बात करेंगे। प्रमुख अभियान, इसके बाद में देखेंगे कुछ विद्रोह, और बस अपना ये चैप्टर एंड हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी वाला। फिर हम स्टार्ट करेंगे सल्तनत काल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो प्रमुख अभियान की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला जो अभियान था, या जो अभियान हुआ था, वो हुआ था मंगोल अभियान।
इसमें जो मंगोल थे वो हमारे यहाँ पर आए थे, हम उनके यहाँ पर नहीं गए थे, क्योंकि इस समय मंगोल काफी शक्तिशाली भी हो चुके थे और वो हर जगह पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय जो इनका केंद्र था मंगोलों का वो था ईरान, और ईरान में हमने इससे पहले पढ़ा था बलबन के काल में जो चंगेज खां का पौत्र था हलाकू, और इस समय हलाकू का पौत्र था जिसका नाम था इल खान मंगोल, वो अपने एक मुख्य सेनापति अब्दुल्ला को भेजता है 1.5 लाख की सेना के साथ में दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन दिल्ली की सेना मंगोलों की सेना को पराजित कर देती है। पराजित करने के बाद में 4,000 मंगोल जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इस्लाम में, और उनको जगह दी जाती है दिल्ली में, और जिस जगह पर उनको रखा जाता है उसको उन्होंने नाम दिया मंगोलपुरी। मंगोलपुरी आज भी दिल्ली में एक इलाका है जो काफी नोटोरियस इलाका माना जाता है। तो ये मंगोलपुरी इन्हीं मंगोलों के नाम पे नाम दिया गया था, क्योंकि ये जो थे वो मंगोल थे लेकिन कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में, इसलिए इनको नव प्रवर्तित मुस्लिम भी कहा जाता था, और जिस जगह पर इनको रखा गया उसको क्या कहा जाता था, मंगोलपुरी। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सन 1292 है। अब इसको एक आ, ऐसे समझ लेते हैं कि ये है ईरान। ईरान में जो शासक था उसका नाम था इल खान मंगोल, इल खान मंगोल। और ये क्या करता है, अपने एक मुख्य सेनापति जिसका नाम होता है अब्दुल्ला, सेनापति अब्दुल्ला, इसके नेतृत्व में, सेनापति अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1.5 लाख मंगोल आक्रमण करते हैं। 1.5 लाख मंगोलों का 1.5 लाख मंगोलों का आक्रमण। अब आक्रमण इनका कहां पर होता है, तो जो भारत की सीमा है उस सीमा के पास में उसको ये निशाना बनाते हैं। ये ऐसे ईरान से आते हैं यहां पर ऐसे। अब भारत में जो हमारी उत्तर पश्चिमी सीमा है जिसमें सुनम, समाना, मुल्तान, दीपालपुर, इस क्षेत्र को ये टारगेट बनाते। तो इनका मेन टारगेट था यहाँ पर कौन सी, जो बलबन की जो सुरक्षा पंक्ति हम पढ़ते हैं ना उसको, जिसमें आता है सुनम, समाना, मुल्तान, दीपालपुर और बठिंडा। ये जो सुरक्षा पंक्ति थी बलबन की, इसी को उन्होंने टारगेट किया था। तो इस जगह पर इन्होंने इसको टारगेट किया था। ठीक है, यहां पर दिल्ली की सेना आती है, आक्रमण होता है, यहां पर दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और इसमें जो मंगोल है वो हो जाते हैं पराजित। जब पराजित होते हैं तो फिर बहुत से मंगोल इस बात पर राजी हो जाते हैं कि हम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर उनको बख्श दिया जाता है और उनको अपनी सेवा में ले लेता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। और कितने लोग कन्वर्ट होते हैं, 4,000 मंगोल कन्वर्ट होते हैं लगभग। और इनको जहां पे रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, मंगोल पूरी, और इनको नव परिवर्तित मुसलमान भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मंगोलों की हार। फिर यहां पर मैं लिख रहा हूं 4,000 मंगोल इस्लाम अपनाते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, तो ये बात भी याद रखनी है, इनको कहा जाता है नव यानी कि नए, परिवर्तित यानी कि कन्वर्टेड। और जिसमें ये कन्वर्टेड हुए थे वो कौन से धर्म में हुए थे, इस्लाम में, मुसलमान। तो इनको कहा जाता है नव परिवर्तित मुसलमान। और इनको जिस जगह पर रखा दिल्ली में उसको कहा जाता है मंगोलपुरी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बस मंगोलों में बस यही बात थी, एक बार वापस शॉर्ट में समझ लेते हैं। उस समय जो मंगोलों का प्रमुख केंद्र था वो था ईरान में उस समय इल खान मंगोल, ये मैं लिख लेता हूं यहां पर, हलाकू का पौत्र। अब हलाकू को हमने समझा था किसमें, बलबन में।
हलाकू खुद कौन था? वो चंगेज खां का पौत्र था। चंगेज खां का पौत्र हलाकू, हलाकू का पौत्र इल खान मंगोल। इल खान मंगोल किनको भेजता है? सेनापति अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1.5 लाख मंगोलों का आक्रमण होता है। इस जो बलबन की सुरक्षा पंक्ति होती है, ये भी लिख लेता हूं मैं आपके लिए। बलबन, बलबन हमने हमने पढ़ा था बलबन में कि कैसे उसने जो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा थी उस पर उसने नए किलों का निर्माण करवाया, पुराने किलों की मरम्मत करवाई, सेना को रखा, पूरे उसने पूरी की पूरी सुरक्षा पंक्ति बनाई थी और इसी पंक्ति पर उन्होंने आक्रमण किया था, सुरक्षा पंक्ति। ठीक है, तो 1292 में मंगोल आक्रमण होता है दिल्ली पर, जिसमें इल खान मंगोल जो कि हलाकू का पौत्र होता है अपने मुख्य सेनापति अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1.5 लाख मंगोलों का आक्रमण करवाता है दिल्ली पर। और ये जो मंगोलों का आक्रमण होता है, ये आक्रमण होता है दिल्ली में भी, दिल्ली सल्तनत में, लेकिन जगह कौन सी? सुनम, समाना, मुल्तान, दीपालपुर, भटिंडा, जो कि बलबन ने मंगोलों से बचाव के लिए एक सुरक्षा पंक्ति का निर्माण किया था, वहां पर आक्रमण होता है। यहाँ से दिल्ली की सेना जाती है, यहाँ से जाती है दिल्ली की सेना, और इसमें जो मुख्य भूमिका में होता है वो होता है अरकली खां। अरकली खां जलालुद्दीन खिलजी का मध्यम पुत्र, हमने पढ़ा भी है कि जो मिडिल वाला पुत्र था उसका नाम है अरकली का। 3 पुत्र थे, पहले का नाम इख्तियारुद्दीन, दूसरे का अरकली खां, तीसरे का कद्र खां। और जो अरकली खां था ये काफी ऐसे योग्य था, तो इसके नेतृत्व में ये सेना जाती है, सेना जाती है, मंगोलों को पराजित करती है। 4000 मंगोल जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इस्लाम में, जिनको क्या नाम दिया जाता है? नव परिवर्तित मुसलमान। इनका आगे विद्रोह भी होगा और इनको जिस जगह पर स्थान दिया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है? मंगोलपुरी। तो ये था पहला अभियान। अब बात करते हैं दूसरे अभियान की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा अभियान है रणथंबोर का, रणथंबोर अभियान, रणथंबोर अभियान। अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक जो कॉन्सेप्ट आपको वो समझना है कि 1292 इसमें होता है प्रथम अभियान। ठीक है, प्रथम अभियान। और इस अभियान का नेतृत्व कौन करता है? जलालुद्दीन स्वयं नेतृत्व करता है। जलालुद्दीन, जलालुद्दीन द्वारा नेतृत्व। ठीक है, जलालुद्दीन द्वारा नेतृत्व किया जाता है। प्रथम अभियान होता है, इसमें क्या होता है? झाइन दुर्ग, हम राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो रणथंबोर दुर्ग की जो कुंजी है उसको क्या कहा जाता है? झाइन दुर्ग कहा जाता है। तो ये इस समय झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं, झाइन दुर्ग पर अधिकार, और अधिकार करने के बाद में ज्यादा कुछ उखाड़ पाते हैं नहीं, तो लूटपाट करके फिर वापस आ जाते हैं, एवं लूटपाट। लेकिन ये रणथंबोर पर जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसमें हमें ये याद रखना है कि इसमें एक गुरदास सैनी, इनका प्रमुख योगदान था इनको रोकने में। गुरदास सैनी, गुरदास सैनी की मृत्यु हुई, परंतु मृत्यु परंतु परंतु सेना को, सेना को रोके रखा, सेना को रोक के रखा। ठीक है, 1292 में जलालुद्दीन खिलजी एक बहुत ही बड़ी सेना के साथ में आक्रमण करता है रणथंबोर के किले पर, क्योंकि रणथंबोर का किला सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। मालवा का जो रास्ता जाता है वो भी रणथंबोर के क्षेत्र से ही जाता है, और जब गुजरात उनको जाना होता है तो भी वो बहुत बार उसी चित्तौड़ रणथंबोर के क्षेत्र से निकल देते। तो सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। और उत्तर प्रदेश का तो जो पूरी सीमा है, मध्य प्रदेश की जो पूरी सीमा है वर्तमान की, वो भी एक तरीके से रणथंबोर से लगती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, राजनीतिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी, और उस समय इस क्षेत्र पर अधिकार करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसीलिए 1291 में जलालुद्दीन खिलजी पहली बार आक्रमण, 1292 में जलालुद्दीन खिलजी पहली बार आक्रमण करता है रणथंबोर पर, जिसमें वो झाइन दुर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, लेकिन रणथंबोर के दुर्ग को नहीं जीत पाता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही इनको रोकने में वो रहती है गुरदास सैनी की। गुरदास सैनी कौन है? गुरदास सैनी जो कि रणथंबोर का एक मुख्य सेनापति था। हम आगे पढ़ते भी हमीरदेव चौहान के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी में, अलाउद्दीन खिलजी में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर बस को याद रखना है कि इसने अभियान किया था, फिर वापस से अभियान करता है उसी साल में, 1292 में ही अभियान करता है। इस बार तो ना झाइन का दुर्ग इसके हाथ में लगता है और ना कुछ और लगता है। तो फिर ये थक हार के परेशान होकर बोलता है कि जाता है, और फिर बोलता है कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को एक सच्चे मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता हूँ। तो फिर ये वही बात होगी ना कि जब
बिल्ली को अंगूर मिलते नहीं है तो वो बोलती है ये अंगूर तो खट्टे है, किसको चाहिए? चाहिए तो सबको है, मिलते नहीं है। तो वापस 1292 में ही द्वितीय अभियान, ये अभियान रणथंभौर पे ही हो रहे, ओके। द्वितीय अभियान, और इसमें पूर्ण रूप से असफल हो गए, पूर्ण रूप से असफल। क्योंकि रणथंभौर का दुर्ग जितना इतना आसान भी नहीं था। राजस्थान का कोई भी दुर्ग है ना, रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया, सब दुर्ग जितने बहुत ही मुश्किल थे, और हर बार किसी ना किसी ने विश्वासघात किया है, और तभी वो जीत पाए। अगर कोई विश्वासघात नहीं करते तो शायद वो जीत भी नहीं पाते किसी भी दुर्ग को। बट वही है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, तो इसमें पूर्ण रूप से असफल होता है। फिर इसका स्टेटमेंट आता है जलालुद्दीन खिलजी का, जो सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। जलालुद्दीन खिलजी ये 2 बार आक्रमण करता है, इसको सफलता नहीं मिलती है। फिर ये बंदा हो जाता है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट, और जब कोई इंसान को जो वो उसको चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, तब वो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं, ये चीज मेरे इतने काबिल ही नहीं है कि मैं इसको प्राप्त करूं। तो ये कहता है कि, ये क्या कहता है कि ऐसे ऐसे 100 दुर्गों, ऐसे 100 दुर्गों को मैं एक सच्चे मुसलमान, ऐसे 100 दुर्गों को मैं एक सच्चे मुसलमान की दाढ़ी यानी कि बियर्ड, दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता, बराबर भी नहीं मानता। और ये बोल के निकल जाते हैं वापस दिल्ली में। तो जो रणथंभौर का जो अभियान होता है वो एक रूप से, क्या पूर्ण रूप से असफल हो जाता है। रणथंभौर अभियान में जलालुद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिलती है। तो रणथंभौर अभियान इस तरीके से असफल हो जाता है। और इसके बाद में एक लास्ट अभियान है, वो हम पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंतिम ये होता है भिलसा। भिलसा है मालवा में, मालवा। और ये होता है अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में, जिस समय उसका नाम होता है अली गुरसास्प। ये उस समय उसका नाम होता है अली गुरसास्प, यानी कि एक के अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में, नेतृत्व। अब इसमें ये होता है कि बहुत सारे मंदिरों को लूटा जाता है, लूटपाट की जाती है, मंदिरों को, मंदिरों को लूटा गया, लूटा गया। और बहुत ही बड़ी मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त होती है। बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में संपत्ति प्राप्त हुई, संपत्ति प्राप्त हुई। तो जब बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति प्राप्त होती है तो अलाउद्दीन वो सारी की सारी संपत्ति लेके जाता है अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के यहाँ पर, जो कि ये अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। इसकी जो बेटी थी जलालुद्दीन की, उससे विवाह किया था अलाउद्दीन ने। तो फिर जब ये भिलसा का अभियान होता है तो अलाउद्दीन जाता है जलालुद्दीन खिलजी के पास में, और पूरा का पूरा जितना भी लूटपाट करके आता है वो पूरा का पूरा उनको दे देता है। तो जलालुद्दीन बहुत खुश होता है कि अलाउद्दीन कमाल कर दिया तुमने। तो इसी प्रसन्नता से, इसी भिलसा अभियान के बाद में उसको इतनी ज्यादा संपत्ति प्राप्त होती है, जिस संपत्ति को देख के जलालुद्दीन बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और अलाउद्दीन को बना देता है आरिज ए मुमालिक, यानी कि मुख्य सेनापति। ठीक है, बड़ी मात्रा में संपत्ति प्राप्त हुई। जलालुद्दीन जलालुद्दीन ने क्या किया, खुश होके जलालुद्दीन ने प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर अलाउद्दीन को, अलाउद्दीन अलाउद्दीन को क्या बना दिया,
आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक पद का गठन किसने किया था? बलबन ने किया था। आरिज ए मुमालिक, ये अलाउद्दीन को बना देता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। तो भिलसा अभियान के बाद में अलाउद्दीन एक प्रकार से जलालुद्दीन का विश्वास प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जितनी भी इसको संपत्ति प्राप्त होती है लूटपाट में, जो भी ये लूटता है वो सब जाके जलालुद्दीन को दे देता है। तो एक तो ये भतीजा भी था, एक ये दामाद भी था, और इस अभियान के बाद में सारी संपत्ति भी इसने जाके दे दी थी। तो एक तरीके से आश्वस्त हो गया था जलालुद्दीन अलाउद्दीन के प्रति कि ये एक मेरा विश्वस्त इंसान है, एक मेरा वफादार, मेरा सहयोगी है और रिश्तेदार है। तो बस भरोसा तो हो गया था। अब उसके बाद में आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये जो 3 अभियान थे, मंगोल अभियान, रणथंभौर अभियान और भिलसा मालवा का अभियान, ये 3 अभियान महत्वपूर्ण है। आप एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे अभी विद्रोह और षड्यंत्र, फिर इसको एंड कर देंगे। बस देख लो आप एक बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साफ हो जाए भाई। हम्म अब हम बात करेंगे जो कि प्रमुख षड्यंत्र होते हैं और एक विद्रोह होता है, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं, और इसके बाद में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम क्या बात करेंगे? इसके काल के प्रमुख प्रमुख षड्यंत्र षड्यंत्र एवं एवं विद्रोह। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं षड्यंत्र कौन कौन से हुए। तो 2 मुख्य षड्यंत्र हैं जो हमको याद रखने हैं, जिसमें पहला षड्यंत्र आता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है ताजुद्दीन ताजुद्दीन कुची। कुची पुची वाला कुची नहीं, ये सिर्फ कुची है। ताजुद्दीन कुची का षड्यंत्र। ये पहले चालीसा का सदस्य रह चुका होता है और इसको लालसा होती है सत्ता प्राप्त करने की, और ये खिलजी सरदार भी होता है, यानी कि ये भी जलालुद्दीन की तरह खिलजी होता है, चालीसा का सदस्य भी रह चुका होता है, और इसको एक आकांक्षा होती है सत्ता प्राप्त करने की। तो ये षड्यंत्र करता है, लेकिन इसके षड्यंत्र का भांडाफोड़ हो जाता है, और भांडाफोड़ होने के बाद में जलालुद्दीन, जैसा कि मैंने आपको बोला पहले, काफी उदारता से पेश आता है। जो विद्रोह होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, जो षड्यंत्रकारी होते हैं, सिर्फ एक अपवाद है इसका, बाकी सबको माफ कर देता है ये। तो यहां पर भी इसको भी माफ कर देता है। ताजुद्दीन कुची का षड्यंत्र और असफल, षड्यंत्र का भांडाफोड़ हो जाता है असफल, लेकिन लेकिन जलालुद्दीन जलालुद्दीन माफ कर देता है, द्वारा माफी। ये बोलता है कि मेरी उम्र काफी हो चुकी है और अब मैं किसी भी अपने मुसलमान भाई का रक्त नहीं बहाना चाहता। तो उसके बाद में बात करते हैं दूसरे षड्यंत्र की। अब जो मैंने बोला था ना कि ये अपवाद है, तो बस यही वो अपवाद है। ये होता है षड्यंत्र सिद्दी मौला की हत्या। सिद्दी मौला की हत्या। अब एक मैं आपको बात समझा रहा हूं, आप उस बात को समझना। अब आपको मैं एक बात समझा रहा हूं, वो आपको बात समझनी है। 2 व्यक्ति होते हैं, एक का नाम होता है निरंजन कोतवाल, एक का नाम होता है हथिया पायक। ये दोनों मिलकर एक षड्यंत्र करते हैं जलालुद्दीन का तख्ता पलट करने का, लेकिन जैसा ताजुद्दीन कोची के साथ में होता है, वापस इनके साथ में भी ऐसा ही होता है, और इनके षड्यंत्र का भांडाफोड़ हो जाता है। और जो भांडाफोड़ होता है तो उसमें जो जलालुद्दीन का पुत्र होता है, जिसका हम बारे में हमने पढ़ा, अरकली खां। अरकली खां एक सूफी संत जो उस समय थे दिल्ली में, उससे बहुत ज्यादा जलता था, जिसका नाम था सिद्दी मौला। सिद्दी मौला जो कि अजोधन जो ईरान है, वहाँ के सूफी संतों की शाखा से ही संबंधित था, और उस समय उसकी ख्याति भी बहुत थी सिद्दी मौला की। सिद्दी मौला के पास में पैसे भी बहुत जाते थे, और ये इसके सिद्दी मौला से मिलने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक आते थे, और इसकी जनता में भी काफी एक प्रसिद्धि थी। इस बात से जो जलालुद्दीन का पुत्र था अरकली खां, वो बहुत ज्यादा जलता था। इवन जो
इसका बड़ा भाई था जो जलालुद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसके बारे में हमने आगे पढ़ा, इख्तियारुद्दीन, जिसको खाने खाना की उपाधि दी गई थी, वो भी जो सिद्दी मौला है इससे बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो अरकली खां को एक तरीके से जलन होती थी इससे कि इसकी इतनी ख्याति क्यों है। तो उसने क्या किया, उसने सुल्तान को ऐसा भड़काया कि ये जो निरंजन कोतवाल है और ये जो हतिया पायक है, इन दोनों ने जो षड्यंत्र किया है उसके पीछे समर्थन देने वाला इंसान यही सिद्दी मौला है। सिद्दी मौला आपकी हत्या करवाना चाहता है, इस तरीके से वो जलालुद्दीन को बोलता है। अब जलालुद्दीन उसकी बातों में आ जाता है। निरंजन कोतवाल और हत्या पायक को तो मारा ही मारा जाता है, लेकिन साथ ही साथ में सिद्दी मौला को भी हाथी के नीचे कुचलवाया जाता है और इसको भी मार दिया जाता है। तो बर्नी कहता भी है कि ये एक अन्यायपूर्ण हत्या थी, जिसके बाद में दिल्ली सल्तनत में सूखा पड़ा था और इसका जो बड़ा पुत्र था इख्तियारुद्दीन, उसकी भी हत्या हो गई थी। तो एक तरीके से प्रकोप आप बोल सकते हो कि बर्नी ऐसा बोलता है कि इनकी जो हत्या थी उसके बाद में दिल्ली सल्तनत पर एक बहुत ही बड़ा प्रकोप और संकट भी आया था, जिस समय सूखा पड़ गया था और इसके बड़े पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से भी वो बात मानी जाती है। लेकिन जो भी है, हमको बस ये याद रखना है कि हत्या हत्या पायक एवं निरंजन निरंजन कोतवाल कोतवाल ये दो तो होते हैं व्यक्ति जो षड्यंत्र करते हैं का षड्यंत्र षड्यंत्र। लेकिन वापस वही बात, क्या हो जाता है, इसका हो जाता है भांडा फोड़, तो ये हो जाता है असफल। असफल होता है तो जो अरकली खां होता है वो क्या कहता है, अरकली खान अरकली खां कहता है क्या, ऐसे बोल देते, अरकली खां द्वारा सिद्दी मौला सिद्दी मौला सिद्दी मौला पर षड्यंत्र षड्यंत्र समर्थन का आरोप का आरोप। ठीक है, इसके बाद में सिर्फ यही एक ऐसा मौका होता है जलालुद्दीन के काल में जिसमें वो माफ नहीं करता है, बाकी सबको माफ करता है। लेकिन इस समय इन तीनों की एक तरीके से हत्या करवा देता है। कौन, हत्या पायक निरंजन कोतवाल निरंजन कोतवाल कोतवाल एवं सीदी मौला को मृत्युदंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है। बस। तो पहला जो षड्यंत्र था वो था ताजुद्दीन कुची का षड्यंत्र असफल हो जाता है, लेकिन सुल्तान माफ कर देता है। दूसरा षड्यंत्र होता है सिद्दी मौला की हत्या के बारे में, जो दूसरा षड्यंत्र होता है वो होता है हत्या पायक एवं निरंजन कोतवाल का, जिसमें अरकली खां आरोप लगाता है कि ये जो षड्यंत्र है इसको समर्थन दिया है सिद्दी मौला ने। सिद्दी मौला की भी हत्या मृत्युदंड दे दिया जाता है और निरंजन कोतवाल और हत्या पायक को भी मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो ये बातें हमको याद रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं एकमात्र जो इसके काल में विद्रोह हुआ था उसके बारे में। विद्रोह में सीधा लिख लेते हैं। एक व्यक्ति है मलिक छज्जू। ये जो कड़ा मणिकपुर एक क्षेत्र है, काफी उपजाऊ क्षेत्र है, उसका इक्तेदार था और इसी का होता है विद्रोह। मलिक छज्जू का विद्रोह। ठीक है, विद्रोह में ये पहली बात तो कौन, कड़ा एक जगह है और साथ ही में इसके साथ में एक और जगह है मणिकपुर, यूपी में स्थित है, और इसका जो था वो इक्तदार था ये मलिक छज्जू, कड़ा मणिकपुर। ठीक है, ये करता है विद्रोह। विद्रोह क्या करता है, ये बहुत सारी सेना को इकट्ठा करके ये दिल्ली कूच करता है और दिल्ली कूच करते ही जब सुल्तान को पता चलता है कि ये जो मलिक छज्जू है एक बहुत बड़ी सेना लेके आक्रमण कर रहा है, तो जलालुद्दीन भेजता है अपने पुत्र अरकली खां को। अरकली खां जाता है, इसको पराजित करता है, अपने पास में लेके आता है, लेकिन वापस सुल्तान वही उदार निरंकुश तो था नहीं, उदार था, माफ कर देता है, वापस माफ कर देता है। उसके बाद में इसको बोलता है, अरकली खां को बनाता है मुल्तान का सूबेदार
और जो मलिक छज्जू होता है उसी को भेजता है अर्कली खां के साथ में भी कि तुम इसको अपने अंडर में रखो और कंट्रोल करके रखना। तो अर्कली खां और साथ ही साथ में मलिक छज्जू, इन दोनों को जलालुद्दीन कहाँ भेज देता है? मुल्तान में। और जो ये कड़ा मणिकपुर का क्षेत्र होता है ये किसको दे देता है? ये दे देता है अलाउद्दीन यानी कि अली गुरसास्प को। तो अली गुरसास्प को इस जो विद्रोह है उसके बाद में कौन सा क्षेत्र मिलता है? कड़ा मणिकपुर का क्षेत्र मिलता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ याद रखने वाला है नहीं, बस ये दिल्ली आक्रमण करता है, दिल्ली आक्रमण करता है, लेकिन वापस क्या हो जाता है? पराजित। पराजित कौन करता है? अर्कली खां। अर्कली खां की जीत और मलिक छज्जू की क्या होती है? हार, पराजय। उसके बाद में वापस वही उदार हृदय सुल्तान का माफी प्रदान की जाती है। माफी प्रदान की जाती है और उसके बाद में इसको भेज दिया जाता है मलिक छज्जू को। मलिक छज्जू इसको कहां भेज देता है? मलिक छज्जू को जो अर्कली खां के साथ मुल्तान भेज देता है। ठीक है, और इसके बाद में जो ये कड़ा मणिकपुर का क्षेत्र होता है ये किसको देता है? अली गुरसास्प। अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी जब ये अली गुरसास्प शासक बनता है तब ये उपाधि लेता है अलाउद्दीन की। इससे पहले इसका नाम अली गुरसास्प था। अली गुरसास्प को यहाँ का क्या बना जाता है? इक्तेदार। यहाँ का इक्तेदार। और यहीं से ये 1293 में करता है भिलसा अभियान। भिलसा अभियान करता है और उसके बाद में उसको क्या बना जाता है? आरिज ए मुमालिक, जो कि हमने पहले पढ़ा है। तो आपको ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है कि पहले मलिक छज्जू का विद्रोह होता है। विद्रोह होता है तो दिल्ली पर ये आक्रमण करता है, पराजित करता है अरकली खां, और फिर मलिक छज्जू और अरकली खां दोनों को सुल्तान भेज देता है मुल्तान में, क्योंकि मुल्तान में भी मंगोल आक्रमण का खतरा हमेशा से रहा ही रहा है, तो ये भेज देता है मुल्तान में। फिर जो ये क्षेत्र होता है कड़ा मणिकपुर, ये देता है अपने भतीजे और दामाद जिसका नाम होता है अली गुरसास्प को। अली गुरसास्प को देता है और यहीं से ये 1293 में करता है भिलसा का अभियान, क्योंकि भिलसा वहां से नजदीक होता है। तो आपकी मेमोरी में ये चीज याद रहे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1293 में अली गुरसास्प यहीं से क्या करता है? यहीं से भिलसा अभियान भी करता है। और भिलसा अभियान में जैसा हमने पीछे पड़ा, मंदिरों को लूटता है, अकुत संपत्ति प्राप्त करता है और जाके दे देता है सुल्तान को। सुल्तान खुश होकर इसको आरिज मुमालिक का पद दे देता है। यहां से भिलसा अभियान किया। ठीक है, भिलसा अभियान किया तो ये हो जाता है असफल। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं एक बिट्रेयल, एक धोखा। किसका धोखा? तो अली गुरसास्प द्वारा सुल्तान की हत्या कैसे होती है, बस अभी वही देखते हैं। तो अभी आपको एक बात मैंने पहले बताई कि अलाउद्दीन ने सबसे पहले जो कड़ा और मणिकपुर था उसका वहां पे इक्तेदार बना जाता है जलालुद्दीन के द्वारा। फिर जलालुद्दीन के नेतृत्व में ही, सानिध्य में ही अलाउद्दीन अभियान करता है, भिलसा अभियान करता है, और उसकी खबर वो जलालुद्दीन को भेज देता है कि मैं भिलसा अभियान करने वाला हूँ। भिलसा अभियान करता है, बहुत सारा धन लूट के आता है, और धन लूट के आने के बाद में पूरा का पूरा धन जैसे कि जैसे वो लूट के आता है वो दे देता है सुल्तान को। सुल्तान क्योंकि एक तरीके से ये अपना भतीजा भी था इसका, जलालुद्दीन का, और दामाद भी था, तो एक तरीके से तो मतलब रिश्तेदार भी था, और साथ ही साथ में ये इक्तेदार भी था कड़ा मणिकपुर का, और इसके ऊपर इसको विश्वास भी था अलाउद्दीन के ऊपर, जलालुद्दीन को,
फिर जब ये भिलसा अभियान करता है और इतनी ज्यादा संपत्ति लाके इसके सामने रखता है तो इसका जो विश्वास है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद में ये बना देता है आरिज ए मुमालिक अलाउद्दीन को। अब अलाउद्दीन ये चीज देख चुका था कि कैसे सुल्तान जो विद्रोह होते आ रहे हैं, जो षड्यंत्र होते आ रहे हैं, उन सबको ये माफ करते हुए जा रहा है, विद्रोहियों को सजा नहीं दे रहा है। और जब आप विद्रोहियों को सजा नहीं दोगे तो फिर सीधी सी बात है कि दूसरे लोग भी इससे इन्फ्लुएंस होंगे, उनको ये बात पता लग जाएगी कि ये सुल्तान किसी को भी सजा नहीं दे रहा है तो हम भी विद्रोह कर सकते हैं। अगर एक स्कूल में 4 ऐसे नोटोरियस बच्चे होते हैं, अब आप उनमें से अगर एक गलती करेगा, शरारत करेगा, आप उसको कुछ नहीं बोलोगे, दूसरा भी करेगा कि इनको इसको भी कुछ नहीं बोला, मुझे भी कुछ नहीं बोलेंगे। जब आप दूसरा शरारत करेगा, उसको भी कुछ नहीं बोलोगे, तो फिर तीसरा भी करेगा, तो वो भी उससे प्रभावित होगा कि इसने ये हरकत की, इसको कुछ कहा ही नहीं, तो मैं भी करूंगा, मेरे को भी कुछ नहीं कहेंगे। यही चीज थी जलालुद्दीन के साथ में। अलाउद्दीन को पता था कि पहले जितने भी विद्रोह हुए हैं उनमें माफ किया है, मैं विद्रोह करता हूं, मैं षड्यंत्र करता हूं, उसमें मेरा भांडा फोड़ हो भी जाता है तो भी हाथ पैर जोड़ के गलती होगी, माफ कर देगा ये। लेकिन अलाउद्दीन ने एक पूरी की पूरी योजना बनाई थी इसकी हत्या करने की, और ऐसा बुलेट प्रूफ प्लान बना था कि वो ऐसा था कि वो आप बोलते ना कि धोखा, बस वही था कि जलालुद्दीन को बहुत विश्वास था अलाउद्दीन पे और उसी का इसने फायदा उठाया। इसीलिए अगर स्कूल में 4 लड़के जो मैंने बोला ना, अगर शरारत करते हैं, एक लड़के को आप अच्छे से समझाते हो या फिर थोड़ा सा सख्ती बरतते हो ना, तो वो बाकी के लोग भी नहीं करते हैं। जलालुद्दीन अगर पहले ही जो भी षड्यंत्र हुए या इसके खिलाफ विद्रोह हुए उसमें वो सख्ती बरतता तो शायद अलाउद्दीन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसी कोई हरकत कर पाता। लेकिन क्योंकि जलालुद्दीन मैंने बोला अच्छा प्रशासक नहीं था, दूरदर्शी भी था, इसकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी, तो एक तरीके से जो शासन था उसमें एक बहुत ज्यादा स्थिरता आ गई थी, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और जलालुद्दीन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, सॉरी, अलाउद्दीन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसको चाहिए थी सत्ता, और इसके लिए इसने एक षड्यंत्र रचा। इसने क्या किया, 1296 में इसने जो देवगिरी है, देवगिरी भारत के जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं उसके दक्षिण में स्थित है, तो उसी देवगिरी के स्थान पर अलाउद्दीन आक्रमण करता है और सुल्तान को बोलता है कि मैं आक्रमण कर रहा हूं चंदेरी, चंदेरी जो कि मध्य प्रदेश में, वहां पर आक्रमण कर रहा हूं। लेकिन आक्रमण कहां करता है, दक्षिण में करता है, देवगिरी में। और सुल्तान को क्या बोल के करता है कि मैं कर रहा हूं चंदेरी पे, ठीक है। चलो ये देवगिरी पे आक्रमण करता है 1296 में। वहां पर देवगिरी का जो राजा होता है, राजा रामचंद्र देव, वो अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो रामचंद्र देव का जो पुत्र होता है, जिसको सिंहन देव भी बोलते हैं कुछ लोग, जिसको शंकर देव भी बोलते हैं कुछ लोग, तो जो वही सिंहन देव जो होता है वो बोलता है कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा पापा, आप भले ही कर लो लेकिन मैं तो लड़ूंगा। तो सिंहन देव अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। फिर होता है दोनों के बीच में युद्ध, और उस युद्ध में जो अलाउद्दीन की सेना होती है वह विजय प्राप्त कर लेती है। और विजय प्राप्त करने के बाद में तो फिर तो समझौता करना ही पड़ा राजा रामचंद्र देव को। समझौते में जो देवगिरी में एक जगह थी जिसका नाम है एलिचपुर, एलिचपुर का जो वार्षिक राजस्व है वह देने की बात की राजा रामचंद्र देव ने, और साथ ही साथ में अपनी एक पुत्री जिसका नाम था सत्यवती, सत्यवती का जो विवाह था वो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में करवाया। इन 2 शर्तों के साथ में अलाउद्दीन वापस जाता है, अब कहां पर, कड़ा मणिकपुर में। अब इसी प्रोसेस में जब ये आक्रमण हो रहा था तो जो मैंने बोला ना कि नायब था, नायब कौन था, अहमद छप। अहमद छप बोलता है कि आपका जो भतीजा है, आपका जो दामाद है, और जो आरिज मुमालिक हमारी जो सेना है उसका सेनापति है, उन्होंने आपको धोखे में रखकर आक्रमण किया है देवगिरी पर और आपको बोला है चंदेरी का। लेकिन फिर भी वही कि जलालुद्दीन तो विश्वास में अंधा था, उदार था, उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा विश्वासप्रस्त इंसान है और वो कभी मेरे साथ में दगा धोखा नहीं कर सकता है। सुल्तान को पता चल जाता है एक तरीके से कि इसने देवगिरी अभियान तो किया है, लेकिन वही ये फिर भी ट्रस्ट करता है अलाउद्दीन पे। अब अलाउद्दीन क्या चाल चलता है कि जब अलाउद्दीन को भी ये चीज पता चल जाती है कि अब जलालुद्दीन को भी ये पता है कि मैंने चंदेरी का बोल के देवगिरी पे आक्रमण किया है, तो अलाउद्दीन एक बहुत ही इमोशनल लेटर लिखवाता है जलालुद्दीन के पास में, और उसमें वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करता है कि जहां पना मुझे इस बात की बहुत ज्यादा ग्लानि है कि मैंने आपकी बिना अनुमति के देवगिरी पर आक्रमण किया और मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना की है, तो मैं इस दुख को, इस ग्लानि को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं और अब मैं आत्महत्या करने वाला हूं। और मैं आत्महत्या तभी नहीं करूंगा जब आप खुद आकर मुझे रोकोगे,
कि कोई बात नहीं बेटा, जो तूने किया वो किया, अब हम सब एक ही हैं, कोई मेरे मन में तुम्हारे लिए द्वेष नहीं है। एक तरीके का बहुत ही इमोशनल लेटर भिजवाता है जलालुद्दीन के पास में। जलालुद्दीन उस इमोशनल लेटर को पढ़ के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, और आत्महत्या तो मैं करने दूंगा नहीं। तो फिर ये कहता है कि चलो मैं चलता हूँ। तो ये आता है इस जगह पर। ये एक ऐसे समझना आप कि ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ये है कड़ा, ठीक है, ये है कड़ा, और इस कड़ा के बीच में नदी बहती है, और यहां पर है मणिकपुर, ठीक है, मणिकपुर, यहां पर है मणिकपुर। तो अगर आपको कड़ा से मणिकपुर जाना है तो बीच में ये नदी है, इसको आपको पार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अलाउद्दीन का केंद्र होता है ये कड़ा। लेकिन जब ये मैसेज भिजवाता है, इमोशनल लेटर भिजवाता है जलालुद्दीन के पास में, जिसमें वो बोलता है कि मुझे बहुत ग्लानि है, मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, मैं अपनी जिंदगी को समाप्त करने वाला हूँ क्योंकि मैंने आप जैसे इंसान की आज्ञा की अवहेलना की, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। तो जब ये बात पता चलती है जलालुद्दीन को, तब उसका केंद्र कौन होता है, क्या होता है, कड़ा होता है। लेकिन जैसे ही जलालुद्दीन रवाना होता है अलाउद्दीन से मिलने के लिए, उसको आत्महत्या करने से रोकने के लिए, तब अलाउद्दीन क्या करता है, अपना जो केंद्र है, केंद्र को शिफ्ट कर देता है कड़ा से मणिकपुर, ठीक है, कड़ा से मणिकपुर यहां पर शिफ्ट कर देता है। फिर दिल्ली से दिल्ली से आता है, कौन आता है, जलालुद्दीन खिलजी, जेके, जेके आता है। जेके आता है सेना के साथ में, क्योंकि सुल्तान था, सुल्तान कभी निहत्था अकेला तो कहाँ कहीं पर जाएगा नहीं, वो आता है सेना के साथ में। सेना के साथ में आता है तो जो अलाउद्दीन के कुछ सेनापति होते हैं विश्वासप्रस्त, वो जाते हैं और बोलते हैं कि जहां पना, वो इतना ज्यादा डरा हुआ है अलाउद्दीन कि अगर आपके साथ में इतनी बड़ी सेना को देखा तो उसको लगेगा कि आप उसको मारने के लिए आए हो। तो अगर आपको मिलने जाना है अलाउद्दीन को, जो जिसने अपना केंद्र कहाँ बना लिया है, मणिकपुर में बना लिया है, तो आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपनी सेना को यहीं पर रखो, कहां पर, मणिकपुर में, और हमारे साथ में आप नदी के रास्ते से मिलने के लिए चलो अलाउद्दीन को। क्योंकि अलाउद्दीन अगर इतनी बड़ी सेना को देख लेगा तो उसको लगेगा कि मुझे इस बात की सजा देने के लिए जो मेरे चाचा है उन्होंने ये एक अभियान किया है। तो बहुत सॉलिड प्लान बनाया उसने, कहा कि पहले तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसको पता था कि वो आएगा, आता है तो बहुत ही कूटनीति पूर्वक ये जो अपना केंद्र है वो मणिपुर लेके चला जाता है। और फिर जब कड़ा पर आता है तब ये भिजवाता है 2-3 लोगों को, और ऐसा बुलवाता है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, अगर आप बहुत ज्यादा सेना लेके जो है तो उसको बहुत ज्यादा डर लग जाएगा और उसको लगेगा कि आप उसको मारने के लिए आए हो। जलालुद्दीन फिर भी समझ नहीं पाता, वो कहता है कोई बात नहीं। जलालुद्दीन एक जो कोतवाल होता है, फखरुद्दीन और जलालुद्दीन और साथ में कुछ 15-20 सैनिकों को लेके ये जाता है नाव के रास्ते से मणिकपुर में। कहा जाता है ये, जेके, जेके जाता है यहां से मणिकपुर। ये मणिकपुर जहाज में पहुंचता है, जिसमें एक तो मणिकपुर में पूरी की पूरी अलाउद्दीन की सेना थी, लेकिन ये पहुंचता है सिर्फ 22 लोगों के साथ में, 22-23 लोगों के साथ में, और साथ में जो कोतवाल होता है फखरुद्दीन उसके साथ में। तो ये जाता है और देखता है सामने बैठा होता है अली गुस्तास, और अली गुस्तास देखता है अपने चाचा को, और वो ऐसे हाथ फैला के, क्या ये चाचा जी गले मिलिए मेरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, अपने इस भतीजे को, दामाद को माफ कर दीजिए आप। तो वो जाके मिलता है गले, गले मिलता है। तो जब गले मिल रहा होता है तभी इसका अलाउद्दीन का एक सेनापति होता है नुसरत खान। नुसरत खान एक पीछे एक बंदा, जैसे यहाँ पर वो गले मिल रहा है, जैसे ही जलालुद्दीन के पीछे वो खड़ा होता है, जिसका नाम होता है अब्दुल सलीम। तो जलालुद्दीन के गले मिल रहा होता है अली गुस्तास, इधर खड़ा होता है नुसरत खान, वो ऐसे एक संकेत देता है अब्दुल सलीम को कि बस खत्म कर दो। अब्दुल सलीम पीछे से जलालुद्दीन के यहाँ पर पीठ में तलवार से वार करता है, तलवार से वार करता है तो उसको फिर आर पार हो जाती है तलवार। तो वो बोलता है कि अलाउद्दीन धोखेबाज, ये तूने क्या किया। उसने तो क्या ही किया है, आप नहीं समझ पाए उसकी चालें, इतना तो कोई किसी पे ट्रस्ट करता नहीं है। लेकिन ठीक है, जलालुद्दीन एक अच्छा प्रशासक नहीं था, वो नहीं समझ पाया। तो फिर उसके बाद में अभी भी उसकी मृत्यु तो नहीं हुई होती, क्योंकि तलवार ही आर पार होती है, लेकिन उसकी सांसें तो अभी चल रही होती है। फिर जो उसके पीछे सेना होती है वो फिर एक तरीके से ये देख के स्तब्ध हो जाते हैं, उसको पता नहीं चलता अब करना क्या, क्योंकि वो तो 22-23 लोग थे, उधर पूरी की पूरी अलाउद्दीन की सेना थी। तो फिर रास्ता तो कुछ था नहीं लड़ाई करने के अलावा, लड़ाई क्या ही करते। तो उस 22-23 लोगों को भी अलाउद्दीन के जो सेना थे, उसके जो सेनापति थे, उन्होंने घेर के उनका भी
साफ सफाया कर दिया, लेकिन फखरुद्दीन को नहीं मारा। फखरुद्दीन को इसलिए नहीं मारा क्योंकि फखरुद्दीन निरंतर रूप से अलाउद्दीन के पास में सूचनाएं भिजवाता रहता था कि दिल्ली में क्या चल रहा है। तो एक तरीके से ये खबरी था अलाउद्दीन का, तो खबरी था तो इसलिए इसको छोड़ दिया, बाकी सबको मार दिया। फिर जैसा मैंने बोला कि जलालुद्दीन की मृत्यु अभी तक नहीं होती है, तो फिर एक और सैनिक होता है जिसका नाम होता है इख्तियारुद्दीन हुद। वो इख्तियारुद्दीन हुद एक बहुत ही ऐसे तिरछे और बहुत ही नुकीले हथियार से वार करता है जलालुद्दीन के ऊपर, और जलालुद्दीन का सिर धड़ से अलग कर देता है। कौन करता है? इख्तियारुद्दीन हुद। और इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 1296 में, जून में। बर्नी कहता है कि इसी समय पर अलाउद्दीन ने राज मुकुट ग्रहण किया था, और बर्नी ऐसा कहता है कि जब सुल्तान यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, जब सुल्तान के सिर से लहू टपक रहा था, उसी समय अलाउद्दीन उसी राजमुकुट को ग्रहण करता है, अपने सिर पर पहन लेता है और खुद को सुल्तान घोषित करता है। सुल्तान घोषित करने के बाद में अपनी सेना को 3-4 भागों में विभाजित करने के बाद में वो कूच करता है दिल्ली की तरफ। दिल्ली में जब जलालुद्दीन की फैमिली को यह पता चलता है कि जलालुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है, अलाउद्दीन ने उनकी हत्या कर दी है, तब क्योंकि अर्कली खां भी मुल्तान में होता है तो उसके पास में भी सूचना इतनी जल्दी नहीं पहुंच रही है, तो जो पूरी की पूरी फैमिली एक तरीके से चली जाती है मुल्तान अर्कली खां के पास में डर कर, क्योंकि उनको पता है कि अलाउद्दीन आ रहा है और वो आएगा तो किसी को छोड़ने वाला है नहीं। तो जो भी जलालुद्दीन की पत्नी होती है, उसका जो छोटा पुत्र होता है वो, और साथ साथ में जो नायब होता है अहमद शब, क्योंकि अहमद शब ने बहुत बार जलालुद्दीन को किया था कि आप अलाउद्दीन के बारे में अभी तक नहीं जानते हो, आपको सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन जलालुद्दीन ने बात नहीं मानी थी। तो अहमद शब, जलालुद्दीन की पत्नी, बच्चे और जो पूरा का पूरा शाही परिवार था वो निकल जाता है दिल्ली से मुल्तान, और मुल्तान जाता है। फिर आगे क्या होगा वो हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन में। लेकिन फिर अलाउद्दीन अक्टूबर 1296 में पहुंचता है दिल्ली और ऑफिशियली खुद को सुल्तान घोषित करवाता है, अपने नाम के सिक्के चलवाता है, अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है और उपाधि लेता है मुजफ्फर अलाउद्दीन मोहम्मद शाह की, शायद हाँ यही उपाधि है। इसकी उपाधि लेता है और उपाधि लेने के बाद में ये बनता है सुल्तान। बस ये बात हमको पढ़नी है, उसके बाद में हमारा मैटर खत्म। अब देखो मैं आपको ना बड़ी स्टोरी मैंने आपको सुना दी है, तो यहाँ पे वो पूरा लिखने का मतलब नहीं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 1296, ठीक है, देवगिरी अभियान। और इसके बारे में आपको एक बात भी बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, जो देवगिरी अभियान था ना, ये उस समय भारत में जो उत्तरी भारत का सबसे पहला दक्षिणी अभियान था। सर्वप्रथम दक्षिणी अभियान। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सवाल आए ना कि सबसे पहले विंध्याचल को पार करके दक्षिण में किसने अभियान किया था, तो किसने किया था? अलाउद्दीन ने किया था 1296 में देवगिरी पर। सर्वप्रथम दक्षिण अभियान अलाउद्दीन द्वारा। लेकिन इस समय शासक कौन था? अभी भी जलालुद्दीन खिलजी ही था। तो अगर ऐसा है ना कि सबसे पहली बार जो दक्षिण है, जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, उनको पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण किसने किया था, किसके शासन काल में हुआ था, तो वहां पर आप गलती से भी अलाउद्दीन मत करना। उस समय शासक जलालुद्दीन था। तो सवाल को समझना है, अगर ऐसा है कि किसके शासन काल में किया, तो जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में किया। लेकिन सवाल है किसने किया, तो अलाउद्दीन ने किया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सर्वप्रथम दक्षिणी अभियान अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन के काल में। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये आता है वापस, संदेश भिजवाता है किसके पास में? जलालुद्दीन खिलजी के पास में। जलालुद्दीन खिलजी कहाँ आता है? ये आता है कड़ा से इसको पता चलता है कि इसने अपना केंद्र बना लिया है मणिकपुर, तो वहां से जाता है मणिकपुर, और मणिकपुर में ये बात है जून 1296 की। और इसी डेट को, मतलब जून में, ये क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन की हत्या। और हत्या के बाद में ये खुद को सुल्तान घोषित कर देता है
अलाउद्दीन या अली गुरसास्प। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो बात है ना ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ये कंटिन्यूशन है इसका। जून 1296 में सुल्तान की उपाधि उपाधि लेता है, ठीक है। और उसके बाद में ये दिल्ली पहुंचता है, कब पहुंचता है, तो ये पहुंचता है अक्टूबर 1296 में। और यहाँ पे पहुंचकर खुद का ये करवाता है राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। और जिस महल में करवाता है उस महल का नाम है लाल महल। दिल्ली में एक जगह है लाल महल, इसी लाल महल में ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। और जो जलालुद्दीन की पूरी फैमिली होती है, सिवाय जो अलाउद्दीन की बीवी होती है, उसको छोड़ के पूरी की पूरी चली जाती है मुल्तान में। मुल्तान में अरकली खां के यहाँ चली जाती है। और अक्टूबर 1296 में इसका राज्याभिषेक होता है। कहाँ होता है? दिल्ली, ठीक है। तो अक्टूबर 1296 तक अलाउद्दीन ऑफिशियली सुल्तान बन जाता है दिल्ली का। और जो दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता होती है वो अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो यही थी पूरी कहानी इसकी। अब आपको शॉर्ट में मैंने मतलब पूरी डिटेल में कहानी बता दी, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा था। आपको याद रखना है कि 1296 में कैसे देवगिरी का अभियान होता है। जो जिसकी सूचना होती है वो सुल्तान को नहीं पहुंचाता है। वो कहता है कि मैं चंदेरी पर आक्रमण कर रहा हूँ, लेकिन करता देवगिरी पर है। देवगिरी का आक्रमण उस समय भारत का, उत्तरी भारत का ऐसा पहला अभियान था जिसमें किसी शासक ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया। इससे पहले किसी भी शासक ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण नहीं किया था। किसने किया? अलाउद्दीन ने किया। किसके शासनकाल में किया? जलालुद्दीन के शासनकाल में किया। उसके बाद में होता है आक्रमण, आक्रमण में युद्ध होता है, जीतता है, फिर वापस आता है। फिर ये इमोशनल लेटर लिखवाता है कि मुझे बहुत ग्लानि है आपसे, कि आपकी आज्ञा की मैंने अवहेलना की, मैं तो मर जाऊंगा, खुद को खत्म कर दूंगा मैं। फिर आता है, इसको बोलता है कि अगर आप खुद आकर मुझे बोलोगे, मुझे क्षमा करोगे अपने हाथों से, तो ही मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, वरना तो मैं खुद को मार दूंगा। तो वो आता है फिर जलालुद्दीन। फिर आता है, कहाँ पर आता है? कड़ा पर आता है। तो यहाँ से इसको पता चलता है कि मणिकपुर इसने अपना केंद्र शिफ्ट कर लिया है। मणिकपुर जाने के लिए नदी से जाना पड़ता है। सेना को ऐसा बोल के वहीं पे रोक लिया जाता है, बहुत बड़ी सेना को, कि जो अलाउद्दीन है वो आपसे बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इतनी बड़ी सेना को देखेगा तो उसको लगेगा कि आप उसको मारने के लिए आए हो, दंड देने के लिए आए हो। तो फिर इसी से ये सेना को यहीं पर रोक देता है, कड़ा पर। फिर ये आता है मणिकपुर। मणिकपुर में अलाउद्दीन गले मिलता है, पीछे से अब्दुल सलीम वार करता है और इधर से इख्तियारुद्दीन हूद वार करता है। हूद के वार से उसका जो सिर है वो धड़ से अलग हो जाता है। अब्दुल सलीम पीछे से तलवार से वार करता है और इसी के साथ में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जून 1296 में ये सुल्तान बन जाता है। फिर करता है दिल्ली की ओर कुछ। फिर जब सुल्तान बन जाता है, जब इस सेना को पता चलता है कि अलाउद्दीन शासक बन चुका है, तब सीधी सी बात है, सुल्तान की तो मृत्यु हो ही गई, तो फिर सेना तो फिर वही करेगी जो उनका सुल्तान बोलेगा। तो इस समय सुल्तान था अलाउद्दीन। और जलालुद्दीन की वैसे भी एज बहुत ज्यादा थी, और इस जलालुद्दीन की कोई सेना की कोई जलालुद्दीन के साथ में कोई ऐसी क्या बोलते हैं निष्ठा भी नहीं थी, कोई लॉयल्टी भी नहीं थी। तो उनको जब पता चला कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब सुल्तान बन गया अलाउद्दीन, तो ये भी एक तरीके से कुछ खास करती है नहीं, अलाउद्दीन के साथ में हो जाती है। अलाउद्दीन खुद इस सेना को बोल देता है कि अब से मैं आपका सुल्तान हूं, और इनको खुश रखने के लिए बहुत सारे पैसे भी देता है स्टार्ट में। तो एक तरीके से ये मैटर भी सॉल्व हो जाता है। तो बस यही था इस पूरा का पूरा जो बात है उसका निष्कर्ष। यहां पर मैं एक बात लिख लेता हूं, अब्दुल सलीम और दूसरा नाम जो मैंने आपको बोला इख्तियारुद्दीन हुद, इख्तियारुद्दीन हुद, ठीक है। ये अब्दुल सलीम क्या करता है? तलवार से वार करता है, तलवार से वार। और इख्तियारुद्दीन हुद पूरा मैटर ही खत्म कर देता है, जिसमें ये धड़ को अलग कर देता है। मतलब तलवार से वार करता है, इसमें जलालुद्दीन का जो सिर होता है वो उसकी पूरी बॉडी से अलग हो जाता है। और तभी बर्नी ये बोलता है कि जिस समय सुल्तान के कटे सिर से लहू टपक रहा था, उस समय अलाउद्दीन राजमुकुट ग्रहण कर रहा था। अब ये स्टेटमेंट यहीं पर लिख लेते हैं। बर्नी क्या बोलता है? बर्नी बोलता है कि जब जब सुल्तान जब सुल्तान
के कटे सिर, जब सुल्तान के कटे सिर से क्या टपक रहा था? लहू टपक रहा था। लहू यानी कि खून। लहू टपक रहा था उस समय, उस समय, उस समय अलाउद्दीन, अलाउद्दीन राज मुकुट ग्रहण कर रहा था। राज मुकुट, राज मुकुट ग्रहण कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। बस, तो ये बर्नी का स्टेटमेंट था, ये भी हमको याद रखना है इनका पूरा का पूरा मैटर, जिसमें हमने हमने ये सब पढ़ा है कि खिलजी कौन थे, खिलजी क्रांति क्या थी, जलालुद्दीन कैसे सुल्तान बनता है, कहाँ पर राज्याभिषेक करवाता है, उसके बाद में इसकी जो प्रशासन की नीतियां थी वो कैसी थी, प्रशासन में इसने कौन किन किन लोगों को शामिल किया, ये कैसा शासक था, और इसके बाद में इसके समय प्रमुख आक्रमण कौन कौन से होते हैं, और इसके बाद में जो प्रमुख विद्रोह कौन कौन से होते हैं, और लास्ट में हमने ये पढ़ लिया कि अली गुस्ताफ के द्वारा कैसे इसकी हत्या होती है और कैसे जो अली गुस्ताफ है वो बनता है सुल्तान 1296 में, अक्टूबर में ये बन जाता है सुल्तान। और कोई चीज पीछे तो नहीं रह रही? हाँ, एक उपाधि लिख लेते हैं। अक्टूबर 1296 में जब राज्याभिषेक करवाता है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में, तब ये एक उपाधि लेता है, उस उपाधि को लिख लेते हैं मुजफ्फर, 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 मुजफ्फर अलाउद्दीन, मुजफ्फर अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह खिलजी, इसकी उपाधि लेता है। ठीक है, इसमें फिर इसी के बाद में ये अली गुरसास जो होता है वो जाना जाता है अलाउद्दीन के नाम से, क्योंकि उपाधि लेता है अलाउद्दीन की। मुजफ्फर अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी, इसकी ये लेता है उपाधि। उपाधि लेने के साथ साथ में ये सिक्के भी जारी करता है अपने नाम के, और खुतबा भी पढ़वाता है। इसमें क्या करता है, तो फिर ये आगे लिख रहा हूं मैं, आपको दिखेगा नहीं ना, ऊपर जगह ये लिखता हूं मैं यहाँ पर, सिक्के, सिक्के जारी करता है। अब ये बहुत ही कॉमन बात है कि जब भी कोई सुल्तान शासक बना है उसने अपने नाम के सिक्के तो जारी किए ही किए हैं, और खुतबा भी पढ़वाता है, खुतबा भी पढ़वाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी कोई व्यक्ति सुल्तान बनता था तो अपने नाम के सिक्के और अपना खुतबा तो पढ़वाता ही पढ़वाता था। तो अलाउद्दीन भी कोई अपवाद नहीं था, इसने भी अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के चलाए, और इसने उपाधि ली मुजफ्फर अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी की अक्टूबर 1296 में। तो बस यही थी आज की क्लास, जिसमें हमने जलालुद्दीन खिलजी को पूरा कर लिया है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन को, और अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, बहुत ज्यादा। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, बस यही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अगर जितने भी सवाल आते हैं सल्तनत काल से, तो 90% इन्हीं में से आते हैं। बाकी जो एक दो फैक्ट हैं वो तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन ये जो शासक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दो तो हमने पहले पढ़ ली है, इल्तुतमिश और बलबन, और रजिया सुल्ताना भी। और अभी हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगली कक्षा में। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।